purchases. These were the documents. अगर मैं quickly आपको revise करवाऊं, तो you need to understand that number one thing कि purchase cycle से मुराद है when you are buying goods for resale purpose. जब आप चीजें बेचने के लिए खरीद रहे हो, तो there are multiple documents. जो डिपार्टमेंट्स में कम्युनिकेशन होती है वो फॉर्मल वे में होती है यूजिंग डॉक्यूमेंट. मतलब ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मटेरियल चाहिए तो स्टोर से उठा लिया. तो स्टोर डिपार्टमेंट मैनेजर हैज सर्टेन रिस्पांसिबिलिटीज कि भाई वो भी जवाबदेह है, उसे भी पता होना चाहिए, वो भी इन द एंड में बताएगा कितने की इन्वेंट्री पड़ी है, कितने की आई. तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स विद इन डिपार्टमेंट्स, विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इवन विद आउटसाइड द डिपार्टमेंट, सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेशन सारी डॉक्यूमेंट्स के जरिए होती है. पहले हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते थे, अब के बाद डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्म में भेजे जाते हैं? इन पीडीएफ फॉर्म में, ईमेल फॉर्म में. एग्री? ओके. व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड? वेल, नंबर वन, लेट्स से दीज आर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. प्लीज अंडरस्टैंड करना, क्विकली रिवाइज करवा दूंगा 2-3 मिनट में पूरे साइकिल. दीज आर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. They need a material. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? टू प्रोड्यूस व्हाट? आउटपुट. लेट्स से फॉर एग्जांपल ये कप बनाना इनका काम है, तो दे नीड अ रॉ मटेरियल. नाउ हु इज गोइंग टू प्रोवाइड देम अ रॉ मटेरियल? द स्टोर डिपार्टमेंट. लेकिन ऐसा नहीं है, एक फॉर्मल इन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, एंड दैट रिक्वेस्ट इज कॉल्ड मटेरियल रिक्वेस्ट. किसने बनाया, किसको भेजा, पर्पस क्या है? द डिमांड ऑफ मटेरियल, द रिक्वेस्ट ऑफ मटेरियल. Now, the store department has a responsibility to check that material whether वो available है या नहीं. If available, simply इन्हें issue कर दें. If it is not available, then remember, अगर नहीं है चीज तो मार्केट से खरीदनी है. लेकिन क्या मार्केट से खरीदना स्टोर का काम है या इसका एक अलग डिपार्टमेंट होता है? सर मैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर और परचेजिंग एक ही होता है. So let's say store department does not have that material. इन्होंने परचेज डिपार्टमेंट को कहना भाई ये चीज मार्केट से खरीद के दो, लेकिन अगेन उसकी एक रिक्वेस्ट होगी, दैट इज कॉल्ड परचेज एक्विजिशन. किसने बनाया, किसको भेजा, क्या पर्पस है? पर्पस क्या है कि भाई मार्केट से चीजें खरीद के. अब बात किसके पास चली गई? परचेज डिपार्टमेंट की काम है कि डिफरेंट सप्लायर से कांटेक्ट करें. अगर एक नया बिजनेस है तो डेफिनेटली पहली बार सप्लायर से कांटेक्ट हो रहा होगा. अगर पुराना सप्लायर है तो ऑलरेडी आपने प्रीवियस जितने सप्लायर से डीलिंग की है उन सप्लायर्स की एक लिस्ट होगी, दैट इज कॉल्ड सप्लायर लिस्ट. उन सप्लायर से आप कांटेक्ट करेंगे, राब्ता करेंगे, सर हमें ये रॉ मटेरियल चाहिए. तो डिफरेंट सप्लायर्स आपको कोटेशन भेजेंगे. क्या भेजेंगे? उस कोटेशन पे एस्टिमेटेड प्राइस लिखी होगी कि दिस रॉ मटेरियल इज अवेलेबल एंड वी आर गोइंग टू चार्ज लेट्स से दिस पर केजी इतने पे आपको चार्ज. एग्रीड हो गया? ओके. अब सर जो आपके पास परचेजिंग डिपार्टमेंट है, डिफरेंट सप्लायर्स की कोटेशन जो आई है, उस कोटेशन में से एक सप्लायर को सिलेक्ट करना है. जब सप्लायर सिलेक्ट होता है तो 4 बातों का ख्याल रखना है. QPQD की क्वालिटी, प्राइस, क्वांटिटी एंड डिलीवरी टर्म्स आपके साथ मैच करें. सप्लायर सिलेक्ट हो. अब बात परचेजिंग डिपार्टमेंट के, लेट्स से दैट सिलेक्टेड सप्लायर इब्राहिम. इनका काम है उस सप्लायर को ऑर्डर इश्यू करना. That order is called what? Purchase order. That order is what? Purchase order एक प्रॉपर रिक्वेस्ट है सप्लायर को, इस तरह ये चीजें मैं भेज. एग्रीड हो गया? अब बात सप्लायर के पास चली गई है. सप्लायर चीजें भेजेगा, लेकिन चीजें रिसीव कौन करेगा? स्टोर डिपार्टमेंट को एक डॉक्यूमेंट साइन करवाएगा रिसीविंग तक, गुड्स डिलीवरी नोट. उसने चीजें डिलीवर की, वो नोट है उसमें हमसे साइन लेके जाएगा स्टोर डिपार्टमेंट के मैनेजर से. उसके पास भी एविडेंस रहेगा, हमारे पास. हम अल्टरनेटली देयर इज अ चांसेस वो जीडीएन इतना रिलायबल नहीं है. वो किसका बनाया डॉक्यूमेंट है, हमारा या बाहर की पार्टी का? एक्सटर्नल है ना, उसकी तो गलती भी हो सकती है. एहतियातन जितनी चीजें आप रिसीव करोगे ना, आप अपने पास नोट डाउन करके एक डॉक्यूमेंट बनाओगे, दैट इज कॉल्ड जीआरएन.
अज्यूमिंग चीजें रिसीव हो। अब इब्राहिम 2-3 दिन बाद या मे बी उसी दिन पे इनवॉइस, इनवॉइस क्या होती है? डिमांड फॉर पेमेंट। व्हाट द इनवॉइस? इब्राहिम कह रहा है कि सर वो जो चीजें आपको भेजी थी काइंडली उसके पैसे दे दें। अब इनवॉइस किसको रिसीव होगी? अकाउंट्स डिपार्टमेंट, क्योंकि पैसे पे करना रिसीव करना किसका काम है? अकाउंट्स वाले। अब ये अकाउंट्स वाले के लिए क्या इनवॉइस होगी? इज इट सेल्स इनवॉइस, इज इट परचेज? परचेज की थी ना, तो दैट इज कॉल्ड परचेज इनवॉइस। तो अकाउंट्स वाला ऐसा नहीं है कि बस आंखें बंद करके इनवॉइस आई और पैसे दे देगा, क्रॉस वेरीफाई करेगा। क्या हमने ऑर्डर किया था परचेज ऑर्डर की कॉपी से, क्या हमें रिसीव हुआ जीआरएन की कॉपी से, उस इनवॉइस को इन दो डॉक्यूमेंट्स के साथ कंपेयर करेगा। अगर डेटा मैच कर रहा हुआ तो सिंपली इनवॉइस पे कर देगा। लेकिन जब अकाउंट्स वाला पेमेंट कर रहा होगा, देयर इज अ चांसेस कि सारी चीजों के पैसे इकट्ठे ना दे रहे, इवन सारी चीजों के पैसे इकट्ठे भी दे रहे हो, तो कभी कभार आप ब्रेक डाउन शो करते हो उसे कि 1000 रुपए एसी के हैं, 2000 रुपए टीवी के हैं, आप सर्टन पैसे दे रहे हो ना, तो सप्लायर को कैसे पता चलेगा कि ये पैसे एसी के हैं, टीवी के हैं या फ्रिज के हैं? तो आप इनवॉइस के साथ, पेमेंट के साथ रेमिटेंस एडवाइस, यू आर सेंडिंग अ डॉक्यूमेंट विच इज कॉल्ड व्हाट? रेमिटेंस। सप्लायर को आप डिटेल दे रहे हो जो अमाउंट आप पे करें उससे, द डिटेल्स ऑफ अमाउंट बीइंग व्हाट? पेड। क्या ये क्लियर है? अब सप्लायर हर महीने के एंड में आपको स्टेटमेंट भेजेगा। इब्राहिम का अकाउंट, एक तो हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला भी मेंटेन कर रहा है अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सप्लायर क्या अकाउंट मेंटेन कर रहा है और अकॉर्डिंग टू अब्दुल्ला 1000 पे। बताओ सप्लायर स्टेटमेंट में भी कितने बैलेंस आना चाहिए? 1000। आपस में कभी कभार इनका बैलेंस मैच, तो हम क्या करते हैं? इसको रिकनसाइल। देयर इज अ चांसेस सप्लायर पे क्या आपने मांगा तो दे रहे हैं, हमारे रिकॉर्ड में 1000 आ रहा है। हम अब हर महीने के एंड पे, हर महीने के एंड पे, महीने के शुरू का बैलेंस, महीने के एंड का बैलेंस, पूरे महीने में जितनी ट्रांजेक्शन हुई है उसकी डिटेल। सर बिफोर पेमेंट आएगा। आई एम रिपीटिंग, इट डज नॉट हैव एनी कनेक्शन विद व्हाट? पेमेंट। इट इज व्हाट? इट इज द समरी ऑफ होल मंथ ट्रांजेक्शन। यस, हिस्ट्री कह लो, समरी कह लो, जो वर्ड यूज करो, सही है। पूरे महीने की ट्रांजेक्शन की समरी है। इट डज नॉट हैव एनी कनेक्शन विद द पेमेंट। सुने मेरी बात वहां से। सर सप्लायर स्टेटमेंट आ गई, सप्लायर कह रहा है, इब्राहिम कह रहा है 1200 देंगे, हमारा जो अकाउंट्स वाला है वो कह रहा है मैंने तो सप्लायर के 1000 रुपए देने। क्या बैलेंस इक्वल आ रहा है? क्यों 200 का डिफरेंस है? सोचे। हम्म क्या होगा? कोई एरर हो गया होगा, या ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारे अकाउंट्स वालों ने 200 रुपए भेज दिए, अभी तक सप्लायर को मिले ही नहीं। हमने जब भेज दिए तो हमने तो सप्लायर का बैलेंस कम कर दिया, 1000 रुपए लेके आए, उसको अभी तक मिले ही नहीं है, फिर उसने स्टेटमेंट 1200 की भेजी। या इसका अल्टरनेटिव भी तो हो सकता है, मे बी सप्लायर ने हमें कोई 200 की चीजें भेजी हो, हमने उसका पेएबल ही ना रिकॉर्ड किया हो, हम एंट्री भूल गए हो, तो मैंने और आपने सही बैलेंसेस निकालने होंगे रिकंसाइल कर। सही है। ये आगे टॉपिक है एक अलग, लेकिन अभी माइंड सेट बना रहा हूं आपका। अब मुझे बताएं, व्हाट इफ चीजें डैमेज हैं? स्टोर वाले को पता चला कि थिंग्स आर डैमेज, ओके, एग्री, दैट रिटर्न इज कॉल्ड व्हाट? परचेज रिटर्न। दैट रिटर्न इज कॉल्ड व्हाट? रिटर्न आउटवर्ड। दैट रिटर्न इज कॉल्ड व्हाट? रिटर्न। दूसरा नाम क्या है इसका? परचेज रिटर्न। तो क्या ये स्टोर वाले ऐसे ही चीजें भेजेंगे? चीजें आएंगी तो उसकी तरफ से डॉक्यूमेंट आया था, अब आप भी तो डॉक्यूमेंट भेजोगे, आप डॉक्यूमेंट कौन सा भेजोगे? डेबिट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डेबिट? वेरी गुड चीज है, जब उधार पे खरीदी थी इब्राहिम से तो हमने अपनी लाइबिलिटी बनाई थी पेएबल। जब चीजें वापस कर रहे हो तो क्या लाइबिलिटी ज्यादा हो रही है कम? लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट होता है, डिक्रीज हो तो क्या होता है? इसलिए दैट नोट इज कॉल्ड डेबिट नोट। जी सर जो डेबिट नोट है ये स्टोर टू सप्लायर होगा क्या? यस, स्टोर टू सप्लाई, स्टोर टू सप्लाई। स्टोर वाली बात सीधे पड़ी है ना, स्टोर वाला सप्लायर को चीजों के साथ डेबिट नोट भेजेगा। अब सप्लायर क्या करेगा? रिव्यू करेगा, सप्लायर ने कहा चीजें एक्सेप्ट कर ली है, डैमेज है,
मुझे बताओ सप्लायर तो मैं ऑलरेडी 1000 रुपए की इनवॉइस इशू कर चुका है, आपने 200 की चीजें वापस की हैं, तो अब बताओ क्या लाइबिलिटी 800 की होनी चाहिए 1000 रुपए? हमारे अकाउंट में तो 1000 रुपए की है। तो जब वो चीजें एक्सेप्ट करेगा तो बदले में वो कौन सा नोट भेजेगा? दैट नोट इज कॉल्ड व्हाट? ये देखें, ये लिखवाया था, दैट नोट इज कॉल्ड व्हाट? इसका दूसरा नाम क्या है? पहले उसने इनवॉइस भेजी 1000 की, अब वो 200 की माइनस इनवॉइस भेजी, तो ऑटोमेटिकली अब हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा? इसमें तो मतलब पेमेंट रिलेटेड है तो ये जी जी जी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ ये एंट्री है, ये अकाउंट्स हो जाएगा। आसान वर्ड में इधर देखें, अगर आपको याद हो तो मुझे बताओ, परचेज इनवॉइस जब आती है ना, परचेज इनवॉइस आती है, तब आप परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस की एंट्री करते हो, डेबिट व्हाट? जब चीजें वापस करते हो तो कौन सा नोट भेजते हो? डेबिट नोट। लेकिन जब क्रेडिट नोट आता है तो हमें चीजें वापस हो गई हैं, क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट आपको रिसीव हो रहा होगा, क्रेडिट नोट आपको क्या हो रहा होगा? तो इसका दूसरा नाम क्या है? एक्चुअली हमने क्या किए हैं, परचेज रिटर्न की एंट्री क्या है? लाइबिलिटी कम, क्रेडिट एक्सपेंस कम। ये जो हम एंट्रीज कर रहे थे ना, ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स जब आते हैं तब एंट्रीज होती है। जब बाकायदा परचेज इनवॉइस आएगी ना, तब मैं अपने एक्सपेंसेस इंक्रीज करूंगा, और क्या इंक्रीज करूंगा? और डेबिट पेएबल, इधर लायबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज, एक्सपेंस भी क्या हो जाएंगे? क्या ये बात क्लियर है? जब आप पैसे पे कर रहे होते हो तब आप रेमिटेंस एडवाइस भेजते हो ना, पैसे जब पे कर रहे होते हो पेमेंट के साथ कौन सा डॉक्यूमेंट भेजते हो? क्या एडवाइस, क्या एंट्री करते हो? क्रेडिट कैश, बिजनेस से कैश चला गया और लाइबिलिटी कम होगी ना, डेबिट वॉट? अगर आपको याद हो तो 3 एंट्रीज ये मैंने पढ़ाई हैं, मैंने और आपने ये तीनों एंट्रीज पढ़ी हैं। एट द टाइम ऑफ परचेज ये एंट्री होगी, क्रेडिट परचेजेस का केस है ना ये। एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न ये एंट्री होगी, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट जब आप पे करोगे तब ये एंट्री होगी। जब हम कोटेशन कोड करते हैं, जब हम कोटेशन कोड करते हैं, कोटेशन डज नॉट हैव एनी, इट इज नॉट अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट, बट उसकी कोई लीगलिटी नहीं है, इट इज जस्ट अ कोटेशन, कोटेशन की कोई एंट्री नहीं है। जब हम मतलब पेमेंट जब प्राइस प्राइस कोड करते हैं, वो स्पेसिफिक वो एक के चेंज को नहीं, वो तो वेरिएशन तो आ सकती है ना, वो तो वेरिएशन आ सकते हैं, वो आप उसमें लिख दोगे कि ये कोटेशन आज के दिन तक की वैलिड है, कि अगर आज के दिन आपने ऑर्डर किया तो ये प्राइस हो। जी 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 एग्जैक्टली। क्या ये बात क्लियर है? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? जी, देखो मेरी एक बात समझ लो, क्वेश्चंस आपने यहाँ रिपीटली, अगर आपको डे 1 मेरे याद हो, मैंने कहा क्वेश्चंस पूछने, जितने आप क्वेश्चंस पूछोगे, जितने इंटरेक्टिव रहोगे, उतना आप कोर्स के साथ अलाइन रहोगे। अक्सर दिस इज द टाइम जहाँ पे बच्चा लॉस कर जाता है, मतलब डेवलप करके आते हैं, करके आते हैं, करके आते हैं, दिस इज द टाइम जहाँ बच्चा मिक्सअप कर जाता है, लॉस कर जाता है। आपने वो काम नहीं करना, आपने क्वेश्चन पूछने, कनेक्टिव रहना है। जी पूछ। सर, हर एक सप्लायर के साथ हर एक बार रेमिटेंस एडवाइस पे नहीं नहीं, देखो रेमिटेंस एडवाइस जब आप पैसे देते हो तब भेजते हो। नहीं, रेमिटेंस एडवाइस इज नॉट a history. The supplier statement is a history. The supplier statement includes the details of all transactions. रेमिटेंस एडवाइस क्या है? जो आप पैसे दे रहे हो उसकी डिटेल्स। मैंने रेमिटेंस एडवाइस के साथ कहीं पे नहीं लिखवाया हिस्ट्री। क्या ये बात क्लियर है? एग्जैक्टली जब भी आप सप्लायर को पैसे देते हो ना, तो बेसिकली आप उसे बताते हो कि ये पैसे किस चीज के। एग्जैक्टली मतलब सप्लायर को आइडिया हो जाता है ना कि यार किन किन चीजों के मैंने मांगने हैं पैसे रिमेटेंस। नहीं, किसके नहीं देने ये नहीं, बस ये पैसे किस चीज के लिए। हाँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली क्रेडिट परचेजेस में यूज होते हैं। इफ यू आर परचेजिंग ऑन कैश ना, तो सिर्फ रसीट होती है बस, रसीट ही इनवॉइस सेट कर दी होती है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अभी आप तहजीब पे जाओ, तहजीब पे आप चीज खरीदो, तहजीब बेकरी पे, तो आपने चीज खरीदी, परचेजेस है ना, वो वही जो रसीद है, वही इनवॉइस भी ऐड कर रही है, वही डिलीवरी नोट भी है, और वही आपके पास एविडेंस है, सब एक ही डॉक्यूमेंट वही है। लेकिन क्रेडिट परचेजेस के अंदर इतनी लंबी कहानी है। जी समझा? तो क्वेश्चन?
Supplier to business and supplier to कोई इशू नहीं है, सप्लाई टू बिजनेस लिख दो, सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर में इस तरह का एमसीक्यूज नहीं आएगा, बस ये नॉलेज पता होनी चाहिए। बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट्स का पर्पस पता होना चाहिए, सही है। जी, अगेन आई रिपीट, इस तरह की चीजें पेपर में नहीं आती, आपको मेन चीज डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए। एग्री? क्या ये बातें क्लियर है? सर अब आ जाए सेल साइकिल। सेल साइकिल में सबसे पहले मुझे बताएं, जब भी कोई नया कस्टमर, अज्यूमिंग क्रेडिट सेल्स है, सुनना प्लीज, लिखना बाद में यार प्लीज, सुनो। मुझे बताओ, जब भी कोई उधार वाला कस्टमर आपके पास आएगा चीजें लेने, अज्यूम करो उधार पे आप चीजें सेल करते हो, क्या आप सारे कस्टमर्स को उधार ऐसे ही दे दोगे? ओके, क्या तरीका होगा सोचें। ओके, जिन पे ट्रस्ट होगा। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि किस पे ट्रस्ट है। मतलब आप हमाद आया तो चेहरे पे तो नहीं लिखा होगा ना कि ट्रस्ट है इस पे। ओके, पुराने कस्टमर्स हैं, मैं तो कह रहा हूँ नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है फिर की, वेरी गुड। हाँ, किसी ने बोला इधर से कोई वर्ड? ओके 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 ओके, सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोचो। और क्या हो सकता है तरीका? बिल्कुल सही, देखे ना, मैं कह रहा हूँ ना ऐसा बंदा। आप सर देखें, मेरी बात गौर से सुने, बिल्कुल सही बात कर रहा है वो, कि आइडेंटिटी पता चले। फॉर एग्जांपल कल बंदा ही गायब हो जाए। जब भी किसी नए कस्टमर के साथ डील करते हो ना रियल लाइफ में, किसी नए बंदे के साथ जब भी उधार देनी है, तो पहला काम यह कि उसकी आइडेंटिटी, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, उसका बिजनेस कहाँ पे है, मे बी उससे आप उसकी आईडी कार्ड की कॉपी भी ले सकते हो। यार देखो, अब वही बात है, पाकिस्तानी माइंडसेट ऐसा है ना कि आप चाहे कितने भी कंट्रोल लगा लो, फ्रॉड करना हुआ तो होना ही होना है, वो आप नहीं रोक सकते, सही है। अच्छा, और क्या चीजें हो सकती हैं सोचें। देखें, क्रेडिट वर्दिनेस जी बोले। सर आसान वर्ड्स में ये कहा जाता है कि जब भी कोई बिजनेस किसी कस्टमर को उधार देता है, तो आपने उसकी क्रेडिट वर्दिनेस असेस करनी है, कि आया सामने वाला उधार देने के लायक भी है या नहीं है। वर्दिनेस वर्ड का क्या मतलब है, कि सामने वाला, क्रेडिट मीन उधार देने के लायक भी है या नहीं है, ये आपने असेस करनी है। अब वो क्रेडिट वर्दिनेस असेस करने के लिए पहली चीज में भी यू नीड टू वॉट, उसकी आइडेंटिटी चेक करनी पड़ेगी। के अलावा उसकी बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस, के अलावा उसकी प्रीवियस हिस्ट्री, मे बी एसबीएम के लिए वो पहला कस्टमर हो, लेकिन फॉर एग्जांपल वो कस्टमर तो तहजीब से रोज चीजें खरीदता है उधार में, तो अक्सर आपस में बिजनेस एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करते हैं। आप तहजीब वालों से जाके पूछ लें कि सर क्या ये कस्टमर आपको टाइम पे पैसे देता है या नहीं देता। से दोनों कस्टमर एक दूसरे के साथ इस तरह का डेटा शेयर करते हैं, क्योंकि एक दूसरे को नुकसान ना हो जाए। कल कोई हमारे पास कस्टमर हुआ तो हम उसकी इंफॉर्मेशन तहजीब को देंगे। एग्री? उसके अलावा आपको पता है, यूके के अंदर या इवन बहुत सारी दुनिया के अंदर क्रेडिट रेटिंग का सिस्टम है। इवन पाकिस्तान के अंदर भी है, कि अगर आप बैंक से लोन लेते हो ना, टाइम पे अगर आपने लोन पे किया ना, तो 10 आउट ऑफ 10 स्कोर होता है आपका। अगर आप डिले करते हो, लेट करते हो, तो आपको रेट कम किया जाता है। जैसे आप उबर ड्राइवर को रेट नहीं करते 5 स्टार, एफईज लगते, वो सही से चला रहा होता है या सब कुछ होता है, तो आप 5 स्टार रेट करते हो। रेटिंग होता है बेसिकली किसी को स्केल पे रेट डाउन। हाँ, तो ये इसका पर्पज ये होता है ना, कि आया आप अच्छे कस्टमर हो या बुरे कस्टमर हो। रेटिंग का पर्पज ये है। ड्राइवर को क्यों रेट करते हो? क्योंकि ड्राइवर की रेटिंग के हिसाब से उसका बोनस डिसाइड होता है। तो आप ऐसे कस्टमर्स की क्रेडिट रेटिंग देख लो, कि आया इनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है या बुरी है। जब क्रेडिट वर्थिनेस असेस कर ली और मुझे पता चल गया सबको उधार देनी, हमारे को छोड़ के, सही है, क्योंकि हमाद का कनेक्शन जरा कैदी नंबर 804 के साथ है ना, तो इसलिए पाकिस्तान में आपको पता है ना, तो इसलिए फिर हम क्या कर रहे हैं, कि मैंने कहा सबको लेट से अज्यूम कर लो हमने उधार देनी है, क्रेडिट वर्थिनेस असेस करके पता चल गया उधार देनी है। तो सर चले, स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 क्या है? सर
कितने की उधार देनी है, कितने दिनों के लिए देनी है। One is called credit limit, second is called what, the credit period. Let's say for example, आप सब लोगों में से फॉर एग्जाम्पल जितने भी हैं, मैंने डिसाइड किया कि सबको 50,000 की उधार देनी है। कितने की उधार देनी है एक महीने में? दिस इज योर लिमिट, एक महीना। तो व्हाट इज योर एक महीना? इज क्रेडिट पीरियड। मतलब एक कस्टमर 50,000 की चीजें उधार ले सकता है, जिस दिन उधार ली उसके अगले 30 दिनों के अंदर पैसे देगा। डन हो गया? तो सर अब मुझे बताएं, तो आपको इस चीजों को, सर अभी हम उधार की बात कर रहे हैं, हम आते हैं कैश पे से, इसको समझ लें पहले। क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? ये सारी चीजें मैनेज करना, रिसीवेबल मैनेजमेंट। उधार वाले कस्टमर्स को क्या कहा जाता है अकाउंटिंग में? रिसीवेबल। तो आप 50 लोग अभी है ना, लेट्स से 30-40 लोग हैं, मैंने डिसाइड किया सबको उधार देनी है। तो किस डिपार्टमेंट का ये काम है इसका चेक इन बैलेंस रखे? क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट। क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम है ये चीज मेक श्योर करना कि आपको उधार आपकी लिमिट से ज्यादा नहीं दी जाए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाकायदा सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर खुद वार्न कर देता है। अब तो ऑनलाइन सिस्टम आ गया ना, सॉफ्टवेयर खुद वार्न कर देता है। आपका ऑर्डर एक महीने में 50,000 से ज्यादा चला गया ना, तो खुद वो रेड साइन कर देगा कि ये जो बंदा है ये अपनी क्रेडिट लिमिट से एक्सीड कर रहा है। किस डिपार्टमेंट का काम है कि आप लोगों से टाइमली बेसिस पे पैसा कलेक्ट करना। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? अगर आप टाइम पे पैसा नहीं दे रहे तो क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट का क्या तरीका होगा आपसे पैसे कलेक्ट करने का? नहीं सर, डायरेक्टली लीगल एक्शन नहीं होता। से डायरेक्टली आके आपको फॉर एग्जांपल घर से आके या डायरेक्टली आके वो कहते हैं ना कि एक्शन नहीं लेगा। इट शुड बी अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। हाँ, पहले आपसे पोलाइटली, फॉर एग्जांपल मैं आपको कॉल्स करूंगा एंड आपको पता है ऐसे टाइम्स में कॉल तो कोई उठाएगा नहीं। मैं कॉल्स करूंगा, सही है, और फिर हो सकता है कोई 2 दिन बाद मैसेज आए, सॉरी सर आई वाज वेरी बिजी विद दिस 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 दिस, मेरी फैमिली प्रॉब्लम से ये था वो था यूं, इस तरह के एक मसले मसाइल। फिर मैं आपको एक एक पोलाइट लेटर भेजूंगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन करूंगा। प्रॉपर कम्युनिकेशन में लिखूंगा, यस आई एग्री दिस टाइम इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस, कंसिडरिंग द फैक्ट मुल्क के हालात बहुत खराब है, सब कुछ है, बट आई नीड माई कैश। आपके साथ कम्युनिकेशन करूंगा एंड स्टिल आप लोग ढीठ बने हुए हो, स्टिल यू आर नॉट पेइंग मी। फिर मैं आपको कहूंगा सी यू इन कोर्ट। राइट, द वन डायलॉग, द वन ऑफ द फेमस डायलॉग इन द कंट्री के इन द एंड में व्हाट इज द लास्ट, हमारे यहाँ या लेट्स से दुनिया में क्या कॉन्सेप्ट है? दुनिया में, बाय द वे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में पहले लड़ाई झगड़े होते हैं, सही है, पहले लड़ाई झगड़े होते हैं। नहीं, बाहर तो होता ही नहीं है, आपको चल के जाते हैं बाहर, उसमें आना होता तो पैसे मतलब वो लाजमी है। तो पाकिस्तान में जरा इनफॉर्मल तरीका बहुत ज्यादा है ना। पाकिस्तान में हम रेफरेंस यूज करते हैं, तुमने पैसे नहीं दिए तुम्हें उठा लेंगे हम। सही है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, ऐसी ऐसी ब्लैकमेलिंग, लेवल की ब्लैकमेलिंग। चले वो भी अगर पैसा नहीं होता तो फिर हम कहते हैं लीगल कोड। तो दिस इज रियल लाइफ में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं। सेट ऑफ प्रोसीजर्स क्या होते हैं कि पहला आपका काम है आप कम्युनिकेशन करें कॉल पे। इफ ही इज नॉट पिकिंग द कॉल, आप उसे एक रिटन लेटर लिखें, एंड इवन आफ्टर लेटर रिफ्यूजल वो नहीं मान रहा तो आप उसको अब लीगल नोटिस इशू करें। रियल लाइफ में ये तरीका है, सही है। मैं बात इनफॉर्मल की नहीं कर रहा। जैसे अब हमारा ऊपर मुसव्वर कैंटीन वाला है ना, ही इज वन ऑफ द, कहते हैं ना कि वो इधर का डॉन है, जिसको ना हम छोटा ढूंढ कहते हैं। तो वो बाकायदा वो तो बच्चों को रोक के कहता है भाई तुम्हारे कल 100 रुपए देने थे तुम्हें, अभी भी अभी देके जाएगा। और फिर वो इमोशनल भी बहुत है। मैंने ये कि तू, तेरे 100 रुपए भी तो मेरा घर चल रहा है, तूने नहीं दिए तो मेरे बच्चे क्या नाम है भूखे मर जाएंगे। वो इस तरह की स्टोरीज डालता है तो बच्चे बेचारे कहते हैं यार इसके तो लाजमी देने हैं। प्लस प्लस प्लस, हम पाकिस्तानियों का ना एक बहुत बड़ा इशू है, इट इज फैक्ट, सही है। लड़कों का ये है कि लड़कों को अगर लड़कियों के सामने पैसे मांग लिए ना, तो इन बेचारों ने लाजमी देने हैं। तो मुसव्वर इज वन ऑफ पर्सन जो जो इस टेक्निक को समझ गया है। तो उसको समझ आ गई है कि अच्छा अगर फॉर एग्जाम्पल लड़का अभी पैसे नहीं दे रहा ना, एक बार ये लड़कियों के साथ बैठा हुआ हो, फिर जाके पैसे मांगेगा।
फिर लड़के भी हम बेचारे इतने मासूम तो नहीं है, लेकिन मासूम नहीं कहेंगे, सही है, वो इतने शौके हैं हम, सही है, प्योर वर्ड यूज करूंगा, इतने शौके हैं कि वैसे हमारे पैसे नहीं निकलेंगे उस टाइम भाई। मैं कहता हूँ पता नहीं डॉलर होंगे जैसे वॉलेट में, उस टाइम ऐसे पैसे निकलेंगे जैसे पता नहीं, और वो फिर कभी कभार लेने के देने में पड़ जाते हैं। और फिर आपको पता है मुसव्वर इज द वन ऑफ पर्सन जिसके स्किल्स बहुत अच्छे हैं। जब आप उसको 1000 का नोट दो एंड यू आर सपोज टू पे हिम 300 रुपीज, तो साथ ही कहेगा यार अपनी दोस्तों को बोतल नहीं पिलाओगे। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सोने पे सुहागा नहीं होता कि 1000 रुपये आ गए हैं एंड व्हाई आई एम सपोज टू पे हिम 700 बैक, क्यों ना इसमें से थोड़ा और रेवेन्यू अर्न कर लिया जाए। तो सर ये कहानियां हमारे लड़कों की बड़ी सैड स्टोरीज होती हैं, सही है। लड़का होना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। वापस आते हैं सर, सेल साइकिल, क्रेडिट वर्थिनेस असेस करोगे सबसे पहले, उसके बाद आप क्या करोगे, क्या डिसाइड करोगे कस्टमर की, और फिर क्या करोगे, क्रेडिट पीरियड, एग्रीड हो गया। अब ये तो चले हमें समझ आ गया इंटरनल प्रोसीजर, लेकिन नॉर्मली डॉक्यूमेंट कौन से यूज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स तो डिस्कशन की नहीं हमने। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट्स। सर सबसे पहले कस्टमर क्या आके ही आपको ऑर्डर देता है, या कस्टमर सबसे पहले आपको क्या करता है, यस, वर्ड क्या यूज होता है, इंक्वायर। तो इस टाइम पे आप अक्सर कस्टमर को कोटेशन देते हो। जब कस्टमर आके पूछता है ना, अब आप मार्केट में फॉर एग्जांपल अम्मी के साथ शॉपिंग करने जाओ तो 5 दुकानों पे जाके पहले वो प्राइस पूछेंगी, सही है, फिर 2-3 को क्रिटिसाइज भी करेंगी। मतलब वो एक बाकायदा इंक्वायर ना, एज ए बिजनेस हमने तो जवाब देना है कस्टमर का, हमने तो जवाब देना है कस्टमर का, लाजमी लाजमी। तो नंबर वन चीज कस्टमर इंक्वायर से, एंड इट इज योर राइट, डोंट बी लेट्स से। बहुत सारे हम पाकिस्तानी ना शर्माते हैं कि यार चीज तो खरीदनी नहीं है, ऐसे जाके कैसे पूछ लूं। ये तुम्हारा राइट है, दिस डज नॉट हैव एनी कनेक्शन। आई रिमेम्बर लास्ट संडे को ना मैं गूगल पे गया, मैंने कोई चीज बाय करने का सोचा था लेकिन मुझे नहीं पसंद आई, बट मैंने इंक्वायर किया, 2-3 जीन्स या पैंट वगैरह इस तरह की चीजें देखी। अपने आप को ऐसी जगहों पे बिल्कुल भी शाय फील मत किया जाए, इट इज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ये है कि सेल्समैन बोर हो जाते हैं, सेल्समैन ऐसे चेहरे बनाते हैं जैसे पता नहीं कोई हमारे पे एहसान करे, ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। चीज पसंद आए या ना आए, ये मार्केटिंग का दुनिया में कॉन्सेप्ट है कि एज ए कस्टमर इट इज योर राइट टू इंक्वायर गुड्स, वेदर यू आर सपोज टू बाय और नॉट इट इज समथिंग एल्स। तो पहली चीज इंक्वायर, कस्टमर आके इंक्वायर करेगा। अज्यूम कर लो कस्टमर को चीज पसंद आ गई, तो कस्टमर कहेगा कि चलो यार 2 पीस दे दो, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, कस्टमर क्या इशू करा हमें, दैट ऑर्डर इज गोइंग टू बी व्हाट, क्या आप परचेज कर रहे हो, सेल्स फॉर यू इट इज गोइंग टू बी व्हाट, जब कस्टमर की तरफ से, अब देखें बिल्कुल ऑपोजिट इमेज है इसकी। अगर आपके लिए सेल्स ऑर्डर है तो कस्टमर चीज बाय करा है, कस्टमर के लिए क्या होगा ये, सिंपल सी बात। एक पार्टी बायर होती है तो दूसरी पार्टी क्या होती है, सेलर। इन दिस केस बिजनेस इज अ सेलर, कस्टमर इज अ बायर। अब आपने उसको चीजें डिस्पैच करनी है ना, तो आप कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करोगे, गुड्स डिस्पैच नोट। आपके लिए डिस्पैच नोट है, उस सामने वाले के लिए क्या बन जाएगा, गुड्स डिलीवरी। क्या ये क्लियर है, चीजें डिस्पैच हो गई, चीजें आपको रिसीव हो गई। अब आपसे मैं पैसे मांगूंगा ना, तो आप मुझे बताओ मैं कौन सी इनवॉइस इशू करूंगा, सेल्स इनवॉइस इशू करूंगा कि सर प्लीज मुझे मेरे पैसे दे दें। जब आप सेल्स इनवॉइस इशू करते हो ना, तब ये अकाउंट्स में एंट्री करते हो, डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट, ऐसे उधार सेल्स है ना, एसेट इंक्रीज, इनकम इंक्रीज। क्या ये क्लियर है, मैंने इनवॉइस इशू की, आपकी तरफ से मुझे पैसा आ गया, कैश रिसीव हुआ, अब मैं आपको एक एविडेंस दूंगा जिसको कहा जाता है क्या, रसीद, रिसेप्ट, सही है, जिसको रसीद वर्ड बोला जाता है हमारे यहाँ। तो जब तब एंट्री क्या करते हो, पैसा मिल गया, एसेट इंक्रीज, डेबिट व्हाट, एसेट डिक्रीज, क्रेडिट व्हाट, रिसीवेबल, रिसीवेबल मामू, कैश। क्या ये क्लियर है सबको, यही डॉक्यूमेंट यूज होते हैं बस। हर महीने के एंड में हमें क्या सप्लायर क्या भेजता था, सप्लायर स्टेटमेंट। अब हम कस्टमर को स्टेटमेंट भेजेंगे
तो दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ, हमारी तरफ से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, कस्टमर के लिए क्या बन जाएगी, सप्लाई स्टेटमेंट, क्योंकि उसके सप्लाई ने स्टेटमेंट दिए ना। लेकिन बिजनेस इसको नाम क्या देगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का। क्या होता है इसके अंदर, आज पूरे महीने की एंड की समरी, पूरे महीने में जितनी ट्रांजेक्शन हुई। क्या ये बातें क्लियर है? नहीं सर, हाँ स्टेटमेंट ऑफ, देखिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का कोई ताल्लुक नहीं है पेमेंट से। ये क्या है कि देखिए बैंक स्टेटमेंट नहीं भेजती कि साल के महीने के शुरू में इतना बैलेंस था, महीने के एंड में इतना है, वो ये चीज। इसको इतना मुश्किल मत रखो ना, आसान रखो। अब मुझे बताओ, जैसे बिजनेस चीजें डैमेज होती थी तो बिजनेस सप्लायर को वापस करता था चीजें, ऐसे ही है। तो उसको मैंने और आपने क्या नाम दिया था, उसको क्या नाम दिया था? तो मैं और आप कौन सा नोट भेजते थे, और हमें रिसीव क्या होता था? लेकिन अब मुझे बताओ, अब कस्टमर चीजें डैमेज है, कस्टमर बिजनेस को वापस भेज रहा है, इज इट परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न? तो अब बताओ, कस्टमर हमें डेबिट नोट, बिजनेस हमें डेबिट नोट क्या होगा, इसलिए हमें अब क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ेगा। प्लीज मेरी बात अंडरस्टैंड करें, सप्लायर को चीजें जब खराब भेजते हो ना, मोती साहब बैठे हुए क्लास में, आप क्लास में बैठे हुए थे ना, मोतेज नाम है ना आपका, ये जो है, हाँ जी जी, अली है, अच्छा सही। अच्छा सुने सुने सर, परचेजेस, बिजनेस सप्लायर से चीजें परचेज जब आप करते हो, बिजनेस वापस कर रहे हो तो डेबिट नोट इशू करते हो, सब चीजें खराब के साथ, सप्लायर आपको बदले में क्या देता है, क्रेडिट नोट। अब कस्टमर सोचो, आप मेरे कस्टमर हो, आप मुझे खराब चीजें डेबिट नोट के साथ भेजोगे, तो मुझे डेबिट नोट क्या हो रहा है, अब मैं क्रेडिट नोट क्या करूंगा, क्रेडिट नोट अगर रिसीव हो रहा है तो परचेज रिटर्न है, क्रेडिट नोट अगर इशू करे तो क्या है, सेल रिटर्न। सेल रिटर्न की एंट्री क्या थी, सेल रिटर्न के केस में इनकम क्या हो जाती है, डेबिट क्या हो जाता है, और क्या रिसीवेबल ने उतने पैसे देने हैं कम, तो क्रेडिट क्या हो जाता है। क्या ये बातें क्लियर है? पक्की बात है सर? एनी क्वेश्चन? पक्की बात है? जी जी सर। जी जी एग्जैक्टली। नहीं, अब कस्टमर डेबिट नोट दे रहा है ना हमें, फर्क समझो कि यहाँ पे हम डेबिट नोट इश्यू कर रहे होते हैं चीजें खराब के साथ, यहाँ पे कस्टमर की तरफ से हमें आ रहा है। जी जी सर, ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सेल साइकिल बड़ा सिंपल है, सेल साइकिल में बस यही डॉक्यूमेंट यूज होते हैं। एग्रीड सर। एक छोटा सा टॉपिक है कि डॉक्यूमेंट अपने पास संभाल के, ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सबको आप संभाल के रखते हो। नाउ द क्वेश्चन इज, डॉक्यूमेंट संभाल के रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या फायदे हैं इसके? जी सर, क्यों डॉक्यूमेंट संभाल के रखे जाते हैं? पहली चीज, एज ए एविडेंस सेट करते हैं कि ट्रांजैक्शन हुई है। कल कोई सप्लायर आके कहे कि मैंने तो आपको चीजें भेज दी हैं, तो हम कहेंगे हमारे पास जीडीएन ही नहीं है, जीआर ही नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आप कैसे, अक्सर हमारे पाकिस्तान में यही कॉन्सेप्ट है ना कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आप जस्ट इमेजिन करो कि आज आप एसबीएम में फीस पे करके गए और आपके पास उसका एविडेंस ही नहीं है, कल आप अकाउंट्स वाले में आओ और वो कहेंगे अपने पैसे ही नहीं दिए, क्या करोगे? तो पहली बात, डिस्प्यूट्स जहां पे डिफरेंसेस आ रहे हो, जहां पे लड़ाई झगड़ा हो, वहां पे डॉक्यूमेंट्स काम आते हैं। दुनिया में डॉक्यूमेंट्स का ना कॉन्सेप्ट होता तो जमीनों के जो ट्रांसफर अगर है कितना मुश्किल हो जाता। तो सर फायदे क्या है, एक, अगर कोई लड़ाई झगड़ा है तो उसमें एज ए एविडेंस, एज ए सबूत काम करते हैं। उसके अलावा मुझे बताओ, अगर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कितनी सेल्स की है, कितनी परचेजेस की है? क्या प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब किताब रखना, क्या इनकम और एक्सपेंस का हिसाब किताब रखना आपके लिए इजी होता है, मुश्किल? डॉक्यूमेंट्स संभालने की वजह से आपके लिए इजी हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। कैसे? डॉक्यूमेंट्स होंगे तो ही पता चलेगा ना कितनी चीजें पड़ी हैं, कितनी चीजें गई।
कितना और ऑर्डर इशू करना है मसले मसाइल हल करने के लिए। और बाकायदा सर्टन कंट्रीज में लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं 6 सालों तक रिकॉर्ड संभालने, या कुछ कंट्रीज में 3 सालों तक। क्यों? क्योंकि आप अपने प्रॉफिट्स पे टैक्स पे करते हो। किस पे? प्रॉफिट्स पे टैक्स पे करते हो। प्रॉफिट्स पे टैक्स पे करते हो। तो मुझे बताओ, प्रॉफिट्स तो आपने कैलकुलेट किया होगा ना। लॉ कहेगा मे बी आपने प्रॉफिट्स गलत कैलकुलेट किए हैं, तो आप उन्हें दिखाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स कि सर ये देखें, ये सारे ट्रांजेक्शन है, इनको यूज करके हमने अकाउंट्स बनाए। तो सम टाइम बाय लॉ रिक्वायर्ड होते हैं डॉक्यूमेंट्स। क्या ये क्लियर? एमसीक्यूज आ सकता है, कौन से 5 में से रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करना या डॉक्यूमेंट्स रखने के फायदे क्या हैं। अब मुझे बताओ, रियल लाइफ में डॉक्यूमेंट संभाल के कहाँ पे रखे जाते हैं? फाइल्स में। कहाँ पे? अगर आप पुरानी इंडियन मूवीज देखो, या अगर फॉर एग्जांपल हॉलीवुड मूवीज देखो, तो उसमें बड़े बड़े गोदाम बने होते थे। वो पुलिस स्टेशन के बड़े बड़े गोदाम बने होते थे जिसमें रिकॉर्ड पड़ा होता था फाइल्स में। अब की बात चीजें डिजिटलाइज हो गई ना, सिस्टम वही है, रिकॉर्ड वही है। पहले आप सबकी एडमिशन के रिकॉर्ड संरचना एक फाइल में मेंटेन करते थे, अब वो सारा काम डिजिटलाइज हो गया है कंप्यूटर में, लेकिन अगेन उसकी फाइल्स बनाई जाती हैं, डिफरेंट फाइल्स में रखा जाता है डॉक्यूमेंट। एक कमर्शियल रीजन होते हैं, एक बाय लॉ। कुछ कंट्रीज में बाय लॉ है कि 3 से 6 सालों तक संभाल के रखने हैं। और सर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जितना कैश रिसीव हुआ है, जितने रिसीवेबल के रिकॉर्ड्स हैं, पेएबल के रिकॉर्ड्स हैं, इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स हैं, एसेट्स के रिकॉर्ड्स हैं, ये सारे वो रिकॉर्ड्स, हर वो रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड, ये तो मैंने जैसे एक एग्जांपल दी हुई है। जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे संभाल के रखे जाते हैं। कहाँ पे संभाल के रखे जाते हैं? तो आपको इसका पता होना चाहिए फाइल्स कौन कौन सी हैं। पहले तो 2 तरह की फाइल्स होते हैं, एक होती है परमानेंट फाइल्स और एक होती है टेम्पररी फाइल्स। एक कौन सी होती है? और एक होती है टेम्पररी फाइल्स। ऑनर की इन्वेस्टमेंट इनिशियल कितनी थी, क्या ये आप परमानेंट फाइल में रखोगे या टेम्पररी में? ये तो एक लॉन्ग टर्म है ना, रिकॉर्ड एंड तक भी होना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें कभी कभार शॉर्ट टर्म नेचर की होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब्दुल्ला हमारा कस्टमर है, जिसके साथ हमने कोई 3 महीने का कॉन्टेक्ट किया, तो उसका रिकॉर्ड कितने महीनों तक मेंटेन होना चाहिए? उसके बाद उस फाइल को क्या कर देना चाहिए? थ्रो अवे। तो कुछ फाइल्स में रिकॉर्ड क्या होता है? टेम्पररी नेचर, कुछ फाइल्स में रिकॉर्ड। तो सर परमानेंट फाइल वो फाइल्स होते हैं जो कभी फेंकी नहीं जाती, जैसे एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड्स। इनमें अपडेट आता रहता है, इनमें चेंज आता रहता है, जैसे नए एम्प्लॉइज आए अपडेट कर दिए, कोई एम्प्लॉय चला गया उसका नाम निकाल दिया। ऑल्दो ये फाइल्स पक्की पड़ी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दे आर कॉल्ड बाय नेचर व्हाट? परमानेंट फाइल्स। इंफॉर्मेशन चेंज होती है लेकिन फाइल इटसेल्फ सेम होती है। क्या एग्जांपल है परमानेंट फाइल्स की आपके कोर्स में? मास्टर फाइल, और दूसरी का क्या नाम है? रेफरेंस फाइल। पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है, कौन सी 4 में से एक परमानेंट फाइल है? मास्टर फाइल लिखा होगा, 2-3 और फाइल्स लिखी होंगी, तो आपने याद रखना है कौन सी फाइल परमानेंट फाइल है। नाम दिया जाता है मास्टर फाइल को। परमानेंट फाइल की टाइप्स हैं मास्टर फाइल एंड रेफरेंस फाइल। फिर कुछ फाइल्स कौन सी होती हैं जो वेरी, और इनको कौन सी कहा जाता है? इनकी एग्जांपल क्या है? ट्रांजिटरी फाइल्स। कौन सी फाइल्स? फिर कुछ फाइल्स होती हैं एक्टिव फाइल्स, कुछ होती हैं सेमी एक्टिव, और कुछ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी FA1 का जो रिकॉर्ड है ना, जब मैंने एज ए SBM FA1 ज्वाइन किया था, तो हमारी फाइल मेंटेन हुई थी ना। क्या सर अदनान उसको अभी यूज कर रहे होंगे? तो वो कौन सी फाइल है? लेकिन आप अभी करंट स्टूडेंट हो, आपके रिकॉर्ड्स में तो अप टू डेट चीजें होती रहती है, तो आपकी फाइल कौन सी होगी? फॉर एग्जांपल आपका बैच एंड होने पे आया है, 2-3 दिन रह गए, तो एक्टिव है, लेकिन 1-2 दिनों के बाद ये क्या हो जाएगी? तो दैट फाइल इज कॉल्ड। क्या ये बात क्लियर है? दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक, दिस इज नॉट कॉम्प्लेक्स एट ऑल, इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बुक में आप 2 चैप्टर, अच्छा अब मैं टास्क दे रहा हूँ आज की क्लास में, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। बुक का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के मुझे प्रॉपर नोट्स चाहिए सबके।